Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 9 पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अभी तक हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ चुके हैं, एनिमल ब्रीडिंग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग से कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंक्रीज यील्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। सारा कंटेंट स्टूडेंट एनसीईआरटी है, तो इफ यू वांट टू ओपन योर एनसीईआरटी बुक, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना चाहते हैं तो साथ में उसे खोल सकते क्योंकि सारी जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी है। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट ब्रीडिंग एक वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक, बहुत ही लार्ज स्केल तक। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग एक वो टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बहुत ही बड़े स्केल पर। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? कमेंट करके जरूर बताएं। was dependent to a large extent on plant breeding techniques। वो डिपेंड करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर plant breeding techniques पर for development of high yielding and disease resistant varieties in wheat, rice, maize, etc। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंड करता है प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक पर। अब आपको क्लियर हो गया प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक क्या होती है, वो किसके लिए डिपेंड करता है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पर। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड एंड डिसीज रेसिस्टेंट वैरायटीज, ताकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जितने भी व्हीट, राइस और मेज के प्लांट्स को ग्रो किया गया है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और वो डिसीज फ्री है, उनमें किसी भी तरह की डिसीज नहीं है। नाउ व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। प्लांट ब्रीडिंग एक पर्पसफुल मेथड होता है जिसमें हम प्लांट की स्पीशीज को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट मतलब एक्सचेंज करना इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। किस लिए वही एक्सचेंज किस लिए करते हैं? ताकि हमें डिजायर्ड प्लांट टाइप मिल सके। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये वर्ड्स, ये जो टर्म्स है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि डिजायर्ड प्लांट टाइप्स क्या होता है। जो इस तरह के प्लांट हमें चाहिए जिनसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो और डिसीज फ्री हो, वो क्या कहलाते हैं? डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, ताकि हम उसे अच्छी तरह से कल्टीवेशन के लिए यूज कर सके, गिव बेटर यील्ड्स, वो हमें अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सके, एंड आर डिसीज रेसिस्टेंट, और उन्हें वो डिसीज फ्री हो, उन्हें किसी भी तरह की कोई डिसीज ना हो। प्लांट्स में भी बहुत तरह की डिसीजेस होती है ना। जिन बच्चों को इस बारे में पता है कि प्लांट में कौन कौन सी तरह की डिसीजेस होती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द डिसीज कॉजिंग इन प्लांट्स, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग टर्म क्लियर हुई स्टूडेंट्स कि प्लांट ब्रीडिंग एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है जिसमें जो प्लांट की स्पीशीज है उसे इस तरह से क्रिएट किया जाता है ताकि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सके और डिसीज फ्री हो। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी है। मेन स्टेप्स क्या होते हैं ब्रीडिंग के? अब हम ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स 5 मेन स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो है हमारे पास वो कैरियर्ड आउट होता है सिस्टमैटिक वे में पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में। प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से होता है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज में। ठीक है, द मेन स्टेप्स इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ अ क्रॉप आर, बहुत सारी जो मेन स्टेप्स है ब्रीडिंग में, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इनमें भी, लेकिन जो मेन स्टेप है ब्रीडिंग के जिससे हम किसी न्यू जेनेटिक वैरायटी को उगा सकते हैं क्रॉप की, वो है नंबर 1 कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, नंबर 2 इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थोड़ी थोड़ी टर्म्स तो क्लियर हो गई होगी आपको नाम से ही। नंबर 3 क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। नंबर 4 सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, सिलेक्शन होता है और टेस्टिंग होती है जो हमारे पास सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बनकर आता है। नंबर 5 टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, यानी कि उनकी टेस्टिंग होने के बाद उनको रिलीज किया जाता है जो नया प्लांट उगा है एंड उसका कमर्शियलाइजेशन वे में यूज किया जाता है।
ये कुछ है 5 मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको और स्टेप्स क्लियर हो जाए। स्टेप्स को क्लियर करने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आपको सारी चीजें, सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी। नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, वेरिएबिलिटी का मतलब वैरायटीज, है ना, यानी कि हम अलग अलग चीजों को इकट्ठा करके रखें। अब इसका क्या मतलब हुआ? जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो बेसिक रूट है जिसे हम जड़ कहते हैं, दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वो एक रूट है। इन मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप। देखो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है उसमें जो है पहले से ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल होती है। अब अगर मैं आपको अपने टर्म्स में समझाऊं कि क्वालिटीज, ठीक है, वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब क्वालिटीज, क्योंकि हर किसी के जो जीन्स है वो अलग अलग होती है, हर एक में जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, अलग अलग तरह के, तभी सब दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके का सबका नेचर होता है, अच्छी क्वालिटीज होती है। सेम वे इन द प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स की भी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है और किस वे में वो रिस्पॉन्स करते हैं, अलग अलग तरह की उनके अपियरेंस होता है। इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं ना प्रीवियस वीडियोस में। तो यही वो बात कह रहे हैं कि बहुत सारी क्रॉप्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होती है वो अवेलेबल होती है जो उनके आसपास की रिलेटिव क्रॉप्स है, उनके आसपास की जो रिलेटिव क्रॉप्स है वहां से अवेलेबल होती है। Collection and preservation of all the different wild varieties, species and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the populations. Collection करना and preserve करना अलग अलग तरह की varieties को, species को या उनके आसपास की और relative species जो है इस तरह से कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो और जो नेचुरल जीन्स है वो अवेलेबल हो जाए पॉपुलेशन में अवेलेबल हो जाए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का। द एंटायर कलेक्शन, जितनी भी ये पूरी कलेक्शन होती है, उनके पास डाइवर्स एलील्स होते हैं अपने जीन्स में, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर नंबर 5 में एलील्स क्या होते हैं, जीन्स, ये टर्म से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब ये जर्म प्लाज्म की कलेक्शन का वर्ड यूज करते हुए आपको समझा रहे हैं कि जो एंटायर कलेक्शन हो गई डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्लांट्स की, सीड्स की, उनके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं सिमिलर, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, जीन्स जो है डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो जीन्स जो है वो एलील्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट। तो ये जो टर्म है उसके लिए हमने यूज किया जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इस तरह की कलेक्शन को हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब हमें डिफरेंट तरह के जीन्स वाले सीड्स प्लांट्स को कलेक्शन करनी है और प्रिजर्व करके रखना है। नंबर 2, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं? इवेल्युएट का मतलब एक तरह से होता है उसको परखना, उसके आइडेंटिफाई करना, उसकी टेस्टिंग करना। एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, और किस तरह से हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। द जर्म प्लाज्म, टोटल कंटेंट ऑफ जर्म प्लाज्म क्या होता है? टोटल कंटेंट ऑफ जीन, जीन का जितना भी कंटेंट जो है वो ट्रांसमिटेड होता है ऑफस्प्रिंग में थ्रू जर्म सेल्स, दैट इज नोन एज जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं? जितना भी पेरेंट में, यानी कि जो पेरेंट जीन्स होती है, जितना भी उसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है, एलील्स हो गए और भी अलग जो टर्म्स यूज करते हैं हम जीन के अंदर प्रेजेंट होती है, वो ट्रांसमिटेड होता है ऑफस्प्रिंग में, किसके द्वारा? जर्म सेल्स के द्वारा। दैट व्हाई इट इज नोन एज जर्म प्लाज्म। इज इवेल्युएटेड, उसका इवेल्युएशन होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी चेकिंग होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ताकि हम उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सके जिसमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स की, यानी कि जिस तरह का प्लांट हमें चाहिए हमें उस तरह के प्लांट मिल जाए। द सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड, जो सिलेक्ट किया गया प्लांट उसको मल्टीप्लाई होता है एंड यूजेस इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड व्हेनेवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल। देखो मैंने प्योर लाइन्स का मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। प्योर लाइन्स इससे क्रिएट हो जाते हैं जहां पर हमें प्लांट्स क्या मिलते हैं? डिजायरेबल मिलते हैं। अब मन चाहे जिस तरह के हमें प्लांट चाहिए, यानी कि हमें बेसिकली जो
सबसे सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं वो यही होते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, नंबर वन उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, और नंबर टू वो डिसीज फ्री हो, ठीक है, उनमें किसी भी तरह की डिसीज ना हो। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं क्वालिटी वाले, वो ज्यादा डिजायरेबल होते हैं और पॉसिबल होते हैं। नंबर थर्ड है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराना सेम लाइक हमने एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा था, सिमिलर हियर भी प्लांट ब्रीडिंग में वैसा ही हो रहा है। द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम डिफरेंट टू प्लांट्स, यानी कि जिसे हम पेरेंट्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक है ये पेरेंट, एक पेरेंट प्लांट हो गया, ये भी सेकंड पेरेंट प्लांट हो गया। अब क्योंकि इनमें 50-50% अपने करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अपने डिजायरेबल करेक्टर्स है, तो उनको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू बी कंबाइंड विद डिसीज रेसिस्टेंस फ्रॉम अनदर पेरेंट। अब भाई क्या है कि ये वाला जो पेरेंट है आपके पास, दिस वन, इसने क्या है, इसके पास क्या है, हाई क्वालिटी है कि प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, इस प्लांट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस जो इसकी प्रोडक्टिविटी होगी, यानी कि इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी प्रोटीन क्वालिटी ज्यादा होगी। और दूसरा है, लेकिन इसमें डिसीज बहुत जल्दी फैल जाती है, ठीक है, ये डिसीज, इसमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है प्लांट की। लेकिन दूसरा जो प्लांट है उसकी वो प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो कम है, लेकिन डिसीज तो है, इसको बहुत जल्दी डिसीज नहीं होती, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों प्लांट का कॉम्बाइन करा दे। इन दोनों प्लांट को अगर हम कॉम्बाइन करा देंगे तो इनका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें 50% करेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि उसमें प्रोटीन क्वालिटी होगी, एंड 50% करेक्टरिस्टिक क्या होंगे कि वो डिसीज रेसिस्टेंस होगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिजायर करेक्टर्स जो है उसको चूज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। जिसका एग्जांपल अभी मैंने दिया कि अगर एक प्लांट की प्रोटीन क्वालिटी हाई है और दूसरे प्लांट की डिसीज रेसिस्टेंस हाई है, तो दोनों को कंबाइन करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट इज समथिंग कि हमें वही डिजायरेबल प्लांट हमें चाहिए, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो और डिसीज फ्री भी हो। दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब भाई हमें ये ऐसा चाहिए तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। कैसे पॉसिबल होगा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस hybrids that genetically combine the desired characters in one plant, जिससे टू पेरेंट्स को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, जिससे वो जो हाइब्रिड बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो क्या होगा, डिजायर्ड करेक्टर होगा उस प्लांट में। दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वो उसका डिसएडवांटेज लेते हुए कह रहे हैं कि ये जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दिस इज वेरी time consuming process since the pollen grains have the from the desired plant chosen as male parent have to be collected and placed on the stigma of the flower selected as female parent। अब वो कह रहे हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे हुआ? ये जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हम सोच रहे हैं ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वो कैसे है टाइम कंज्यूमिंग? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर रखा है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम भी तो प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स है मेल पेरेंट से पहले चूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कलेक्ट करना पड़ेगा पॉलन ग्रेन्स को, फिर उसको स्टिग्मा पर रिलीज करना पड़ेगा फ्लावर पेरेंट के। तो ये इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग process है। Also it is not necessary that the hybrids do combine the desirable characters. Usually only one in few hundred to 1,000 process shows the desirable combination। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इससे आपके पूरे जो अगर अभी तक समझ नहीं आया डाउट्स तो सारे क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा हमें चाहिए वैसा हमें रिजल्ट मिले, वैसा हमें ऑफस्प्रिंग मिले, क्योंकि इतने सारे हंड्रेड्स में कॉम्बिनेशंस होती है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है प्लांट्स में, फिर जाकर कहीं पर हमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मिलता है। यानी कि हमने इतनी आसानी से सोच लिया कि एक पेरेंट से हमें प्रोटीन क्वालिटी वाला मिल जाएगा 50% करेक्टर, एंड एक पेरेंट प्लांट से हमें डिसीज रेसिस्टेंस वाली क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है दैट इज समथिंग वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि बहुत बारी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगी, तब जाकर जो डिजायरेबल आउटपुट होगा जो हमें चाहिए वो मिलेगा।
ठीक है, तो ये है समथिंग जो वो समझाना चाहते हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक आपको डायग्राम में दिखाई गई है, वैसे मैंने अपने डायग्राम से समझा दिया आप सभी को, फिर भी आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से पॉज करके देख सकते हैं कि आपको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन समझाई गई है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस, वो मैंने आपको बता दिया कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है वो। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में सिमिलरली यहाँ पर दो फ्लावर्स का दिखा रहे हैं जिसकी F1 प्रोजनी आपके पास पीस बनी है, इसके बहुत सारे ऐसे मटर के प्लांट्स बन सकते हैं एंड वो ही आपको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में दिखाए गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब सिलेक्शन करना है और उनकी टेस्टिंग करनी है। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड्स दोस पेरेंट दैट हैव द डिजायरेबल करेक्टर कॉम्बिनेशन। यानी कि ये वो स्टेप कंसिस्ट करते हैं जिसमें हमें सिलेक्शन करनी होती है डिजायरेबल करेक्टर कॉम्बिनेशन की। द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए, एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें केयरफुल साइंटिफिक इवोल्यूशन चाहिए होती है, यानी कि साइंटिफिक के अच्छी तरह से पूरी तरह से टेस्टिंग कराना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। दिस स्टेप यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। ये वो है स्टेप जहां पर इस तरह का प्लांट हमें लेना है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, अच्छी हो दोनों ही पेरेंट्स से। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आपको बता रखा है कि सिलेक्शन हो रही है प्रोजेनी की हाइब्रिड से, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है फॉर सेवरल जनरेशन टिल दे रीच होमोजाइगोसिटी। जब तक वो यूनिफॉर्मिटी तक नहीं पहुंच जाते तब तक उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन अ सिंगल प्लांट। कॉम्बिनेशन होती है डिजायरेबल कैरेक्टर्स की एक सिंगल प्लांट में, नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, जिसमें हमें सेग्रीगेशन नहीं करना होता। सेग्रीगेशन मतलब डिवाइड नहीं करना होता कैरेक्टर्स का। दिस इज द फोर्थ स्टेप। Now let's come to the testing, release and commercialization of the new cultivars. That is the last step of plant breeding. इसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अब हो गई सारी सिलेक्शन हो गया, पेरेंट सेल सेलेक्ट कर लिया, डिजायरेबल प्लांट आ गया, अब उसको कैसे यूज करना है। The newly selected lines are evaluated for their yield and other एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी, डिसीज रेसिस्टेंस एक्सेट्रा। यानी कि अब सिलेक्शन हो गया है, उनकी क्वालिटीज देख लिया हमने, ठीक है, और हमने डिसीज रेसिस्टेंस देख ली है। दिस इवोल्यूशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। तो ये इवोल्यूशन कैसे होती है, डायरेक्टली तो वो ऐसे प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस में रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन होती है, यानी कि जो सारी टेस्टिंग होती है वो रिसर्च फील्ड में होती है, जो आपके लैब्स वगैरह आप देखते हो वहां पर होती है। एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस, फिर उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, साइंटिस्ट को अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंडर उसका कंपैरिजन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। ये सारी चीजें जो है वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में आती है। द इवोल्यूशन इन रिसर्च फील्ड्स इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल्स इन फार्मर्स फील्ड। जो इवोल्यूशन होता है मतलब बेसिकली आपको यही बता रहे कि इवोल्यूशन किस तरह से होता है, टेस्टिंग किस तरह से होती है, ताकि हम उसको प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। द इवोल्यूशन इज रिसर्च फील्ड में ये अलाउ करते हैं कि टेस्टिंग हो मटेरियल्स की फार्मर्स के फील्ड पर फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन में एट सेवरल लोकेशन। छोटी छोटी लोकेशंस ले लेते हैं कंट्रीज की, फिर उसको ग्रो करके देखते हैं 3 सीजन्स तक, रिप्रेजेंट करते हैं सारे की सारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को वेयर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन। तो मतलब काफी टाइम लगता है इन सब चीजों के लिए कि आपको पहले हर जगह अच्छी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि वो क्रॉप किस लोकेशन पे, किस क्लाइमेट पे ग्रो करती है। The material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar, a check और reference cultivar। तो यानी कि जो ऑलरेडी क्रॉप्स ग्रो अप कर चुकी है उससे इवेलुएट किया जाता है, उससे कंपैरिजन किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेसिस्टेंस। अब हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे डिसीज रेसिस्टेंस से कैसे छुटकारा पाते हैं। उससे पहले हमने मेन स्टेप्स पढ़ लिए, फाइव मेन स्टेप्स प्लांट ब्रीडिंग के जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अ वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप को
स्पीशीज को, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो डिसीज रेसिस्टेंस वाली चीजों से बच सकता है, यानी कि डिसीज से कैसे बच सकता है। फंजाई डिसीज हो सकते हैं, बैक्टीरियल डिसीज हो सकते हैं, वायरल डिसीज हो सकती है, जो कल्टिवेटेड क्रॉप को प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती है। कई बार हमने सुना है ना कि बैक्टीरियल डिसीज से बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो खराब हो गई है, तो ये सारी चीजों को इफेक्ट करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बहुत ज्यादा। सम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई आर रस्ट। कुछ जो डिसीजेस होती है वो फंजाई के द्वारा फैलती है, जैसे कि एग्जांपल है रस्ट। तो ये जो है, अब एग्जांपल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि जो गेहूं होते हैं उसमें ब्राउन रस्ट लग जाती है, रेड रोट लग जाती है शुगर केन पे, ये सारी कुछ फंजाई डिसीजेस है। एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, ये सारी ही डिसीजेस है जो प्लांट्स के लिए काफी, क्रॉप्स के लिए काफी डेंजरस है। बैक्टीरिया से द्वारा होने वाली जो डिसीज है दैट इज ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, एंड वायरसेस से होने वाली जो डिसीज है दैट इज टोबैको मोसेक एंड टर्निप मोसेक एक्सेट्रा। तो ये कुछ डिसीजेस के नाम है जो आपके पेपर में एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की डिसीजेस जो है वो प्लांट्स में फैलती है। फंजाई के थ्रू आपको बता दिया गया है कि कौन कौन सी डिसीज फैलती है। नंबर 1 ब्राउन रस्ट हो जाती है वीट में, नंबर 2 रेड रोट ऑफ शुगर केन पे रेड रोट्स आ जाते हैं, थर्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एंड जो बैक्टीरिया के द्वारा डिसीज फैलती है दैट इज ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। जिसके डायग्राम्स आपने कभी नहीं देखे वो डायग्राम्स में जरूर दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे फिर ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और आप फिर फिगर्स पे, इमेजेस पे ध्यान नहीं देते हो, और आपको पूरा जब पूरी बुक खत्म हो जाती है तब तक आपको पता नहीं लगता कि ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर क्या होता है। हमने कभी रियलिटी में तो देखा नहीं, तो पिक्चर में यही मेरा एक मोटिव है कि आपको डायग्राम के जरिए बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर हो जाती है। तो पहला डायग्राम जो है आपको ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स का दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको देखो थोड़े थोड़े ब्लैक रोड्स आ जाते हैं इस पर। एंड टर्निप मोसेक सेकंड डायग्राम दिखा रखा है, इस पे भी इस तरह की डिसीजेस हो जाती है। जैसे कई बार तो हमने कुछ सिम्टम्स भी देखे डिसीजेस के। नंबर 1 जैसे स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। और नंबर 2 इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो हम पहले ही प्लांट में दिख जाते हैं कि उनकी सेल डिवीजन में कुछ रुकावट आ रही है। फिर नंबर 3 क्लोरोसिस हो सकता है, यानी कि क्लोरोफिल की कमी हो सकती है जिससे पत्तियां पीली पीली कलर की दिखती है इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर। यूजुअली लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन वो येलो कलर की दिखाई देने लगती है। इसके अलावा मैं आपको और सिम्टम्स बताऊं तो फिर नेक्रोसिस, यानी कि टिश्यूज जो है, कई बार प्लांट की गड़बड़ी की वजह से टिश्यूज जो है वो डेड हो जाते हैं, जिससे प्लांट जो है डेथ हो जाती है प्लांट की। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है और किसकी वजह से ये फैलती हैं डिसीजेस वो आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट है। तो आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड और डिसीज के बारे में अगर आपको इसके अलावा पता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ प्रोसेस। म्यूटेशन एक वो प्रोसेस है, वैसे तो आप 6th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हो, 5-6 चैप्टर में। तो म्यूटेशन एक वो प्रोसेस है बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट की जाती है थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस within genes, resulting in the creation of a new character of trait found in the parental type, not found in the parental type. अब इतनी बड़ी डेफिनेशन हो गई, समझ में कुछ नहीं आया, धीरे धीरे करके पढ़ते हैं कि क्या इसमें बताया गया है कि म्यूटेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए जेनेटिक वेरिएशंस होती है, बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस होती है, क्रिएट होती है। कहाँ क्रिएट होती है ये जेनेटिक वेरिएशन? जीन्स में क्रिएट होती है जब बेस सीक्वेंस होता है। यानी कि आपको अगर डायग्राम के जरिए दिखाया जाए तो आप डायग्राम में देखो, ये डीएनए की पूरी साइकिल है आपकी, ठीक है, ये डीएनए की साइकिल है। मैं डायग्राम को खराब नहीं करना चाहती, वैसे ये डीएनए की साइकिल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, कहीं पे भी बेस पेयर से, बेस सीक्वेंस तो आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 5-6 में कि बेस सीक्वेंस जो है यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आ गए, अगर आप देखोगे दोनों में कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर म्यूटेशन, तो इसमें जब चेंजेस आ जाते हैं दैट इज नोन एज म्यूटेशन, जिसकी वजह से एक न्यू करेक्टर स्पीशीज जो है वो क्रिएट हो जाती है और जो है पेरेंटल टाइप में वो चीज प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि आपके पास एक मेल है एक फीमेल है, इनके अपने अपने डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन ऑफस्प्रिंग में कुछ ऐसे किसी भी कोई भी रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट, ऑफस्प्रिंग में जो है
कोई चेंजेस आ जाते हैं बेस सीक्वेंस में, उन ऑफस्प्रिंग के डीएनए के बेस सीक्वेंस में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशंस हो जाती है, दैट इज समथिंग म्यूटेशन। ठीक है, वो होता है हमारे पास म्यूटेशन, चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस। ठीक है, जिससे क्या होता है पूरा ही न्यू क्रिएशन होती है, न्यू कैरेक्टर्स की जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशंस। ये पॉसिबल है कि हम म्यूटेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी, नेचुरली तो एक प्रोसेस है लेकिन आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ, ताकि हम किसकी वजह से कर सकते हैं, केमिकल्स एंड रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशंस वही रेडिएशंस गामा रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल कलेक्शन करेक्टर, और सेलेक्ट करना और प्लांट को यूज करना जिनके पास डिजायरेबल करेक्टर है। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, अब देखो मेरे वर्डिंग में समझो कि मैं क्या समझा रही हूँ। आपके पास है एक नंबर प्लांट वन, ठीक है, ये प्लांट वन है आपके पास, और ये है प्लांट टू। ये है प्लांट वन प्लांट टू। अब क्या है, इसमें हमें क्रॉसिंग ओवर करानी है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट P1 प्लांट की क्या क्वालिटी है और P2 प्लांट की क्या क्वालिटी है। अगर दोनों ही प्लांट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर दोनों ही प्लांट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या इन प्लांट का कभी कोई यूज नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसके लिए म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, इनके जो इसका डीएनए जो है वो अलग होगा, इसका डीएनए कुछ अलग होगा और उसका डीएनए कुछ अलग होगा। ठीक है, इसका डीएनए की सीक्वेंस अलग होगी, उसके डीएनए की सीक्वेंस अलग होगी, सबकी डीएनए की सीक्वेंस अलग होती है। ये सिर्फ डायग्राम है। ठीक है, अब क्या होगा, हम कुछ चेंजेस कर देंगे, या तो P1 में कर देंगे या P2 में कर देंगे। तो हम कुछ चेंजेस कर देंगे इसकी बेस पेयर से। ये जो सेकंड डायग्राम देख रहे हो, हमने कुछ इस तरह के चेंजेस कर दिए P2 प्लांट के डीएनए में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेस सीक्वेंस चेंज हो गई, बेस सीक्वेंस चेंज होगी तो थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन चेंज हो गई, जिससे क्या होगा, क्रिएशन होगी न्यू कैरेक्टर की जिसमें अच्छी क्वालिटीज होगी। बस ये है म्यूटेशन ब्रीडिंग। इन मग बीन्स रेसिस्टेंट टू येलो मोसेक वायरस एंड powdery mildew वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो ये आपको एग्जांपल दे दिया कि ऐसा नहीं है, हमने बोल दिया म्यूटेशन ब्रीडिंग ऐसे होती है, ऐसा ट्राई भी किया गया है और इससे हमने प्लांट्स भी ऐसे ग्रो अप किए हैं, जिसका एग्जांपल आपको दिखा रखा है मंक बीन। ठीक है, ये आ सकता है आपकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका क्योंकि आपके ऑनलाइन क्लासेस में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं टेस्ट में। तो अब मंक बीन जो है वो म्यूटेशन की बेस सीक्वेंस में चेंजेस करने की वजह से ग्रो किया गया है। येलो में से एक वायरस से जब ये रेसिस्ट हो गया था तो इसके बेस में कुछ चेंजेस करने के लिए हमने इसमें इंड्यूस किया था म्यूटेशंस को। तो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है मंक बीन का, जिससे ये प्लांट ग्रो किया था। अब हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। प्लांट ब्रीडिंग कैसे करें ताकि हमारी जो फूड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। प्लांट ब्रीडिंग कैसे करें ताकि हम उसमें जो फूड क्वालिटी हमें मिल रही है उसको इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में एग्जाम में जरूर आता है, और इसके जो एप्लीकेशंस है और बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। क्रॉप्स की इस तरह से ब्रीडिंग करना, ग्रो अप करना, ताकि उसमें हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स का, हायर प्रोटीन हो, हेल्थियर फैट्स प्रेजेंट हो, इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ताकि हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सके बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस से। हायर लेवल ऑफ विटामिन, नंबर 1 विटामिन का लेवल ज्यादा होना चाहिए, मिनरल लेवल ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन लेवल ज्यादा होना चाहिए, एंड हाँ फैट लेवल ज्यादा होना चाहिए। दैट दिस प्रोसेस इज नॉन एज बायोफोर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल, हर चीज का एग्जाम्पल है, हर चीज का एग्जाम्पल है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। एग्जाम्पल के कह रहे हैं व्हीट वैरायटी, गेहूं की एक वैरायटी है जिसका नाम है एटलस 66। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एंड दिस इज 100% श्योर कि आपको एग्जाम में जरूर आएगा। एटलस 66 एक व्हीट वैरायटी है हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। उसको डोनर के रूप में यूज किया जाता है और जो व्हीट है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। अब कुछ पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है बायोफोर्टिफिकेशन के।
Breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objective of improving. Breeding करना न्यूट्रिशनल क्वालिटी की, जो हम फूड क्वालिटी खा रहे हैं, फूड क्वालिटी हमें मिल रही है, उसको और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। किसके? बायो फोर्टिफिकेशन के। नंबर 1, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। अभी हमने पढ़ा ना 4 वर्ड्स, यस दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। ऑयल कंटेंट यानी कि ऑयल क्या है? फैट का एक पार्ट है, तो ऑयल कंटेंट क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, विटामिन कंटेंट क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है 4 ऑब्जेक्टिव बायो फोर्टिफिकेशन के। प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑयल कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, विटामिन कंटेंट ज्यादा होनी चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आज का वीडियो अगर बच्चों आपको मेरा अच्छा लगा, प्लीज लाइक जरूर करके जाना वीडियो को। आपने जो जिन बच्चों ने मेरे एंड तक वीडियो देखी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। कमेंट करें जरूर अगर आपको कोई भी डाउट है, और अगर आपको कोई फीडबैक देनी है कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन किस तरह की लगी, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।